आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का अपना अगला लेक्चर। ये जो लेक्चर है वो हमारा एरोमेटिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट है। हम लोग जैसा कि आपको पता है एरोमेटिक केमिस्ट्री की पूरी एक सीरीज पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने एरोमेटिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुका है और जिसमें हमने बहुत डिटेल से सारी ही बातों को लेकर अच्छे से समझने की कोशिश की। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स या बोले तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो जो हमारी अगली हेडिंग है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस बात को आपको थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि आखिरकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस कंडीशन में होने वाली है, कब कब नहीं होने वाली है, ये सब बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम एक जर्नल एग्जांपल से लेते हैं, सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसके एग्जांपल्स में आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है एल्किल हैलाइड का एग्जांपल। और एल्किल हैलाइड का एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है RX। और अगर मैं इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता था, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता था और यहाँ पर X माइनस बाहर निकल जाता था। मतलब इस एल्किल हैलाइड का जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो पूरा का पूरा स्टेप होता है या तो ये SN1 से जा सकता है या फिर ये SN2 से जा सकता है। मेनली हम लोगों ने इन्हीं दो रिएक्शंस पे ज़्यादा टाइम बिताया था, SN1 या फिर SN2। अब हम क्या करें, अब हम इस एल्किल हैलाइड की जगह क्या लेके आ जाएं, एक एराइल हैलाइड लेके आ जाएं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जब हम यहाँ पर एराइल हैलाइड लेके आएंगे और सामने न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो हमें पूरी की पूरी पिक्चर ऊपर वाले की तरह नजर आ रही है। यहाँ पर भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड था, यहाँ पर भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल है। तो आप भी यहाँ पर सोच रहे होंगे सर इसको ऐसे करवा दो, यहाँ से X निकालो और यहाँ पर आप NU लगा दो और प्लस X माइनस कर दो। मतलब ये जो मैंने आपको एक सिंपल रिएक्शन समझाई है ये आपको एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल की तरह लग रही है इन एरोमेटिक केमिस्ट्री। अब हमें सबसे पहले यही समझना है, ये जो रिएक्शन आप लोगों ने लिखी है, सबसे पहली बात तो यही है कि ये रिएक्शन ऐसी कुछ होती ही नहीं है। मतलब जो आप ये रिएक्शन करवा रहे हो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, चाहे वो SN1 हो सकती है या SN2 हो सकती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो SN1 SN2 की हम बात ही नहीं करने वाले। बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हमें सबसे पहले यही समझना है रीजन कि आखिरकार हमारे पास एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। तो इसके हम तीन रीजंस की बात करते हैं। मान लो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 है तो वहां पर SN1 रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, आपको पता है SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। तो अगर मैं इस वाले स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की बात करूंगा तो आपके पास यहाँ पर क्या है, हैलोजन है। जब आप इस हैलोजन को हटाओगे तो आपके पास कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, आपके पास कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हमें पता है SN1 रिएक्शन के थ्रू जाने के लिए जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या होता है, क्लोज टू न्यूक्लियस होता है। अब खुद सोचो यार, अगर पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू न्यूक्लियस है तो वहां पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। और अगर रिपल्शन होगा तो वो कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। तो मतलब सबसे पहला जो हम रीजन देंगे कि यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं हो रही है वो रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना है वो कैसा है, लेस स्टेबल है। बोलिए, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा रीजन देना चाहें तो दूसरा रीजन हम रिलेटेड टू SN2 देंगे। आपको सभी को पता है जो SN2 होता है उसमें क्या होता है, बैक साइड पाथवे होता है। हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। लेकिन इन दिस केस दिस इज नॉट पॉसिबल। इन दिस केस दिस इज नॉट पॉसिबल। अब मैं आपसे रीजन पूछूं क्यों नहीं पॉसिबल है,
तो पॉसिबल ना होने का जो कारण है वो सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बोलिए, बात समझ में आ रही है इतनी? वहां पर रिपल्शन होने वाला है किसके किसके बीच में, एक तो नेगेटिव चार्ज के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन के बीच में। अब जो हमारे पास अगली तीसरी बात है, तीसरा अगर मैं रीजन देना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ये आपके पास जो CX बॉन्ड है, देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर आप थोड़ा सा इसका रेजोनेंस बनाकर देखोगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यदि हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो पक्की बात है यहां पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड का रिमूवल होना चाहिए, क्लीवेज होना चाहिए, यहां पर भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड का क्लीवेज होना चाहिए। अगर ये क्लीवेज होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर देयर इज difficulty in break of कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड के तोड़ने में डिफिकल्टी आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको यहीं से स्टार्ट करनी है सोचनी। हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एरोमेटिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से खत्म कर चुके हैं। वो केमिस्ट्री बहुत आसान थी क्योंकि बेंजीन कैसा था, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था, उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो रही है। रीजन उसके ये मैंने आपको इतने सारे बता चुके हैं। अब लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में है, फिर भी हमें इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है, तो हमारे पास ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहां पर हम सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ और डिफरेंट सबस्ट्रेट होते हैं जहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो आइए उन्हीं एग्जांपल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार इसकी कहानी हमारे पास कैसे चलने वाली है। तो अभी तक हमने ये बात की है कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास नहीं हो पा रहा, लेकिन हम अब एक केस ऐसा देखने वाले हैं जहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करता है। तो हम ये लिखते हैं एक बार, हाउएवर इन केस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इन केस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, आपको पता होना चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, N2 plus Cl minus is assumed to follow SN1 मैकेनिज्म। अब आखिरकार ये कैसे हो पा रहा है पॉसिबल, इन सब बातों को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये सिखा देता हूं कि आखिरकार हमारे पास प्रिपरेशन क्या होती है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की, क्योंकि ये रिएक्शन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कभी कभी। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपके पास यहां पर एनिलीन हो, बेंजीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। और इस एनिलीन की रिएक्शन यदि हम NaNO2HCl के साथ करवा दें, टेम्परेचर फिक्स रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करवाना पड़ता है। और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। ये जो आपने बनाया है यही होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हमें
इसी की रिएक्शन की स्टडी करनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इन केस ऑफ बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट इज एज्यूम्ड टू फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ये आखिरकार कैसे क्या हो पा रहा है, देखो अगर हम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट को बनाते हैं तो हमारे पास कैसी तस्वीर है, कुछ इस तरीके की तस्वीर है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। और यहां पर क्या होता है हमारे पास इस वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इस वाले केस में सबसे पहले आपके पास यहां पर क्या होता है, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पर बनाना सही नहीं है क्योंकि हम SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये सब बातें मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से करवा रखी हैं कि जो आपके पास SN1 पाथवे होता है उसमें सिर्फ क्या फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब आपने ये कार्बोकेटाइन बना दिया, अब इस कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो इस जगह पर अटैक करेगा और फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दे जाएगा। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक की जो रिएक्शन है आपको क्या नजर आ रहा है कि आपने एक पूरा का पूरा ग्रुप हटाया और दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम इसको यही तो कहेंगे, यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये जो पाथवे फॉलो कर रही है वो पाथवे का नाम है SN1। तो कहीं ना कहीं हम इस रिएक्शन का नाम दे देंगे ARSN1। ARSN1 न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और कैसा है, यूनिमोलिकुलर है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी इतनी। अब हम लोग ये समझते हैं आखिरकार रीजन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सर यही है कि रीजन बताइए कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है और क्या हो पा रहा है। देखो रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। ये जो आपके पास N2 प्लस है ये क्या है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं N2 प्लस इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप। अगर N2 प्लस एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो इसकी वजह से जो टेंडेंसी होगी निकलने की लिविंग ग्रुप की वो क्या होगी, बहुत बेहतरीन होगी। ये पहला रीजन है। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 इज वेरी हाई। जो आपके पास N2 का फॉर्मेशन हुआ है बाहर निकलने के बाद, तो जो बॉन्ड एनर्जी है ऑफ N2 इज वेरी हाई। अब अगर बॉन्ड एनर्जी N2 की वेरी हाई है तो वहां पर पक्की बात है एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और वह जो रिलीज्ड एनर्जी है वही क्या करती है, स्टेबलाइजेस कार्बोकेटाइन। ये बात है, मतलब ये पॉइंट है जो कि आपको समझना है। स्टेबलाइजेस कार्बोकेटाइन, जो आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है उसको क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। हमने अभी बात की थी ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो लेस स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। रीजन की हमने बात कर चुकी थी क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, उसी कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन भी करवा रहे हैं और आगे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो मैंने रीजन क्या दिया है, क्योंकि जो N2 निकला है बाहर उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। इसके बीच में जो बॉन्ड होती है N ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होती है और ट्रिपल बॉन्ड के दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ही अच्छी निकलेगी। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वही रिलीज्ड एनर्जी क्या करती है, इस एरोमेटिक कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करती है। तो ये कार्बोकेटाइन मैं अगर कहूं तो इसको आप एराइल कार्बोकेटाइन कह सकते हो। एराइल कार्बोकेटाइन जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होता है वो कौन होता है, एराइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो क्या आपको यहां तक ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने बात की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, फिर हम बात कर रहे हैं कि इन केस ऑफ बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट SN1 रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन हो सकती है। ये कहानी चल रही है। तो अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यही है कि जो आपका रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करने वाला है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एराइल कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ एराइल कार्बोकेटाइन। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करवाता हूं तो आपको बहुत हद तक ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो आपके पास पहला स्टेप है यही स्टेप होता है आपके पास RDS स्टेप, रीडिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब कि स्लोएस्ट स्टेप। और उसके बाद तो ये वाला स्टेप तो आपके पास क्या है, एक फास्ट स्टेप है। अब
अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं जहां पर मैं आपको डिफरेंट रेट को कंपेयर करवाता हूं डिफरेंट सबस्ट्रेट के, और आप मुझे बताइएगा किसका रेट सबसे ज्यादा है। फिर हम कुछ इसी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के एग्जांपल्स को यहां पर कंसीडर करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन से जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट को समझा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ही बताना है, और मैं आपके सामने यहां पर क्या लिख देता हूं, सबस्ट्रेट लिख देता हूं टुवर्ड्स ArSN1। तो सबसे पहले अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ArSN1 कौन दिखाते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा है, कुछ इस तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं N2+ CH3, ऐसे ही यहां पर लिख देता हूं N2+ CH3, ऐसे ही एक और ऑप्शन लेते हैं N2+, यहां पर मैं Cl कर देता हूं, और एक लास्ट में आ जाएगा हमारे पास N2+, और यहां पर मैं कर देता हूं NO2। ये आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, और ये यहां पर आपके पास D है। आपको यहां पर क्या बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। आप जब तक पहले का करेंगे तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन और लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहां पर N2+ है, यहां पर NO2 है, और यहां CH3 ग्रुप है। ऐसे ही फिर यहां पर N2+ है, यहां पर NO2 ग्रुप है, और यहां पर इस बार CH3 ग्रुप है। N2+ NO2 तो सब में कॉमन ही रहने वाला है। यहां पर C2H5 ग्रुप है, और एक लास्ट हमारे पास है, यहां पर N2+ है, NO2 है, और C2H5 है, ठीक है। ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, और लास्ट में ये आपके पास D है। आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड। अब सोचिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर ये आपके पास सारे के सारे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के सबस्ट्रेट हैं। अगर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के सबस्ट्रेट हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको N2+ भगाना पड़ेगा हर केस से। अगर आप हर केस से N2+ भगाओगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म कर दोगे आप, एराइल कार्बोटाइन, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, आपने एराइल कार्बोटाइन को फॉर्मेट कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप जो एराइल कार्बोटाइन मैं तब से बोल रहा हूं उसकी तस्वीर देखो कि आखिरकार वो दिखता कैसा है। अगर आप एराइल कार्बोटाइन की बात करो तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस बेंजीन के प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर मौजूद है। अगर ये परपेंडिकुलर मौजूद है तो इस पे कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस वर्क नहीं करने वाला। मतलब अगर हम एराइल कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए जो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इस बात को सबसे पहले समझिए, यह जो कार्बोटाइन है यह एराइल कार्बोटाइन है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, खुद सोचो ना यार आप कि यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे चल रही है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बेंजीन इस प्लेन में है तो पॉजिटिव चार्ज इसके आउट ऑफ प्लेन में है, परपेंडिकुलर में मौजूद है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो यहाँ पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वह एक प्लेनर फिनोमेना है। तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर किया करेंगे। ये सब बातें मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइम जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन बढ़ाता तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे हमारे पास, लेकिन फिर भी हम याद कर रहे हैं। तो इन सभी कार्बोटाइन के लिए आपको यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं सोचना है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो जो +I वाला होगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, और जो -I वाला होगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। बस खत्म बात। तो अगर मैं इन सब क्वेश्चन को देखता हूं तो सबसे पहले आप CH3 से रिलेटेड बात करते हैं। CH3 जो है वो हमारे पास क्या दिखाता है, +I दिखाता है। ऐसे ही CH3 जो है हमारे पास क्या दिखाता है, +I दिखाता है। Cl जो है हमारे पास क्या दिखाता है, -I दिखाता है। और जो NO2 है वो हमारे पास क्या दिखाता है, -I दिखाता है।
अब क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है तो सिर्फ इतने से नहीं चलता है कि प्लस आई माइनस आई, इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फंडा होता है वो होता है डीएनपी। अगर याद आ गया हो, याद करो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम मैंने आपको लास्ट टाइम पे डीएनपी समझाया था। डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड फॉर नंबर और पी स्टैंड फॉर पावर। अगर ये बात है तो खत्म हो चुका है। मतलब ये सब सबसे पहले चेक करो प्लस वाले कौन है, माइनस वाले कौन है। ये दोनों ही प्लस वाले हैं तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये दोनों ही माइनस वाले हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब क्योंकि दोनों ही प्लस वाले हैं, जब सेम नेचर होता है, इस बात को भी यहां पर हम समझेंगे, जब हमारे पास सेम नेचर होता है तभी हम डीएनपी कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। बस अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो इन दोनों में अब मुझे बताओ किसका प्लस आई ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, यहां से अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस कुछ ये आ रहा है और यहां से अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस ये आ रहा है, तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा। जो ज्यादा पास में प्लस आई वाला होगा वो ज्यादा ही क्या होगा, इंडक्टिव लगाएगा। तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा तो नंबर 1 तो ये हो जाएगा, उसके बाद नंबर 2 ये। अब इन दोनों में बात करते हैं, माइनस आई कम कौन लगाएगा, क्योंकि माइनस आई हमेशा डिस्टेबलाइज करता है तो कम लगाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और माइनस आई कम, यहां पर स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे, यहां पर सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। जो गलती होती है, जो गड़बड़ होती है, वो सिर्फ हम ये नहीं लगाते, हमें लगता है NO2 जो है वो क्या है, स्ट्रांग है, माइनस आई ज्यादा लगाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी। ऐसे नहीं, सबसे पहले आपको डिस्टेंस सोचना है जब भी इंडक्टिव की बात कर रहे हो। तो अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं तो बोलिए डिस्टेंस, यहां पर ये देखो यहां है और यहां पर ये यहां है, तो हम बोलेंगे ये तो दूर ही है तो माइनस आई कम लगाएगा, और ये पास में है तो माइनस आई ज्यादा लगाएगा। तो हम पहले डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर ओवरऑल मैं आंसर की यहां पर बात करता हूं तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा और लास्ट में डी हो जाएगा। ये आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता हूं, अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में NO2 लगे हैं, तो NO2 अगर लगे हैं तो सभी में लगे हैं, इससे तो कोई नहीं है, कॉमन बात है ये तो। फिर से आप यहां पर क्या करो, N2 प्लस को भगाओ, N2 प्लस को भगाओ, N2 प्लस को भगाओ और N2 प्लस भगाओ। जब आप सब N2 प्लस भगाओगे तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव। इन सभी केस में यहां पर पॉजिटिव आने वाला है। बोलिए समझ में आ रहा है। अगर इन सभी केस में यहां पर पॉजिटिव आने वाला है तो अब आपको ग्रुप के इफेक्ट्स चेक करने हैं। अगर आप CH3 की बात कर रहे हो तो ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। ये CH3 सेम ही है, प्लस आई लगाएगा। C2H5 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। और C2H5 यहां भी है तो क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। बस सिंपल सी बात है। अगर ये प्लस आई लगाने वाले हैं तो देखो जरा ध्यान से, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो C2H5 होता है उसका हमारे पास प्लस आई ज्यादा होता है किससे, CH3 से। सबसे पहले तो ये बात याद रखो। उसके बाद आपको DNP लगाना है। अब दोनों C2H5 में से अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहां पर क्या है, दोनों में ये इसका डिस्टेंस है और यहां पर ये इसका डिस्टेंस है। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, चारों जो हैं वो क्या है, सेम नेचर के हैं। तो स्ट्रेंथ से पहले एक बार DNP जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो DNP होता है वो सेम नेचर में लगाते हैं। तो जब आप DNP लगाओगे तो DNP लगाते समय देखो कौन कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस पास में है, मतलब ये दोनों की डिस्टेंस बराबर। डिस्टेंस बराबर के बाद नंबर बराबर। अब नंबर के बाद आप चेक करोगे पावर, मतलब स्ट्रेंथ। तो आप बोलोगे यहां पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डी के बाद आ जाएगा हमारे पास बी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। सर सी क्यों नहीं आया, क्योंकि सी का सबसे पहले आप डिस्टेंस कंसीडर करोगे यार, डी फॉर डिस्टेंस मैं लिख देता हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं जो बेसिक चीजें हैं वो हमेशा ही काम में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मेन बातें हैं बीच बीच में जो आया करती हैं वो समझ में नहीं आया करेंगी। आप यहां पर अगर सी को ज्यादा बोल रहे हो तो आप सीधे पावर कंसीडर कर रहे हो, यहां पर पावर कंसीडर नहीं करना, उससे पहले क्या करना है, डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो सबसे पहले डी फिर बी। अब इन दोनों में चेक करो, देखो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब दोनों का डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो अब क्या होगा, पावर। और पावर C2H5 की ज्यादा है तो हम बोलेंगे फिर C और लास्ट में आ जाएगा A। ये हमारे पास एक ओवरऑल ऑर्डर बनेगा। क्या आपको ये दो क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अभी तक मैंने क्या सिखाया,
अभी तक हमने ये सीखा कि जो एरोमेटिक केमिस्ट्री होती है उसमें जो हमारे पास बेंजीन उसके डेरिवेटिव्स अधिकतर होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते। रीजन भी हमने जानने की कोशिश सारी की। फिर हमने बात की कि जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट होते हैं वो SN1 पाथवे फॉलो करते हैं। उसका जो पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, रीजन है मेन, वो है N2+, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और दूसरा जो N2 जब वहां पे निकलता है वहां पे क्या होती है, हाई बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है जो कि उस फिनाइल कैटाइन को, एराइल कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करती है। अब हम इसके डिफरेंट रिएक्शंस को देखते हैं। उसके बाद बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट एक और खास तरह की रिएक्शन दिखाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। मैं एक ही साथ यहां पर लिख देता हूं, आप उसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हम लोगों ने इस तरीके से बना लिया। अब हमें सिर्फ रिएजेंट कंडीशंस थोड़ी सी याद होनी चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट अपने आप याद होते चले जाते हैं। तो अगर हम रिएजेंट कंडीशंस में बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2। यदि हम H2O का रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, OH ग्रुप आ जाता है। ऐसे ही अगला एग्जांपल जो है हमारे पास वो है KI के लेते ही हमारे पास यहां पर आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो डिफरेंट रिएक्शंस है, बस आपको एज इट इज इनको याद रखना है। HbF4, तो यहां पर हमारे पास फ्लोरोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप Cu पाउडर लोगे और X2 लोगे प्लस, तो आपके पास यहां पर हैलोजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है इस तरीके से, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं CuX2 या फिर Cu2X2 का सॉल्ट। दोनों ही तरीके से मॉडिफिकेशन है थोड़ा सा। तो यहां पर भी हैलोजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। फिर हमारे पास यहां पर अगर आप H3PO2 लोगे तो H3PO2 लेने पर आपके पास बेंजीन बन जाएगा। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपके कन्वर्जन में काम आने वाली हैं। अब अगर कन्वर्जन में काम आएंगी तो थोड़ा सा याद रखना भी पड़ेगा। अब थोड़ा सा नामकरण की अगर बात करते हैं, रिएक्शन की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। देखो, जब हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न स्टार्ट करेंगे तब ये जब अमीन्स वाले चैप्टर में लास्ट में आएगा तब और डिटेल में सब बातें होंगी, लेकिन अभी तो हम पूरा डिटेल्ड ही पढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी चीज़ चल रही है बहुत डिटेल्ड ही है, ठीक है। ये वाला है, इसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं सैंड-मेयर रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शन है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिएक्शन और भी हैं इससे रिलेटेड, लेकिन मैंने आपको बोला और रिएक्शंस हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न वाले में खत्म करेंगे। चलो, ये हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं, तो यहां पर एक और खास तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है जिसका नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं कपलिंग रिएक्शन के बारे में आपको एक बात समझाऊं, तो जो कपलिंग रिएक्शन होती हैं वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल होता है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसके अंदर एक तो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रिएजेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होता है, रिएजेंट होता है। और फिर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है NU और E के बीच में बॉन्ड बनकर। ऐसा ही मैंने आपको सिखाया था।
तो अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पर बेंजीन होता है, बेंजीन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यही बात बहुत अच्छे से समझनी है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात और समझनी है, यदि हमें रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है, आप खुद दिमाग लगाओ, यदि आपको रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आप क्या कार्यक्रम करोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगाओगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां लगाओगे जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और बढ़ा सको। तो सिंपल सी बात है, जब बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन पे हमारे पास क्या होता है, या यहां पर हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, यहां पर हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। देखो सुनना जरा ध्यान से, सबसे पहले हम यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को बनाते हैं, कुछ ऐसा ही है, और यहां पर हम लगा देते हैं EWG ग्रुप, और यहां हमारे पास है N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस प्लस, बोलिए। और यहां पर हमारे पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी हमें रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करने का तरीका होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट पे क्या कर दो आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी इंक्रीज करवा पा रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी इंक्रीज करवा पा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अच्छे से क्रिएट हो पाएगी तो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जनरली जो यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं वो हमारे पास डाई का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पूरा बोलते हैं एजो डाई। एजो क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आता है, तो यहाँ पर एजो डाई का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार इस रिएक्शन की हम मैकेनिस्टिक पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद एक रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिस्टिक पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बोले तो मैकेनिज्म। देखो आपके सामने मैंने ये बनाया, तो मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ यहाँ पर। मतलब कुछ इस तरीके से आपके सामने सबसे पहले क्या था, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट था, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लिया है, बना लो तो बढ़िया है, नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप क्या ले लो, बेंजीन, और यहाँ पर आ जाएगा OH। इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप में आप OH ले सकते हो, NH2 ले सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप ले सकते हो। तो जब आप इस रिएक्शन की बात कर रहे हो तो रिएक्शन के मैकेनिज्म का तरीका जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोड पेयर है कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होते हुए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन एरो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब आप ये बनाओगे तो आपके पास फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही, यहाँ पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर इस तरीके से, और यह कुछ ऐसा चलेगा, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो H प्लस बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ जाएंगे और वापस ये यहाँ जाएंगे। तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से OH, और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर लगा है तो, नहीं लगा तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये होता है आपके पास एक सिंपल मैकेनिज्म वाला पार्ट। मतलब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की कहानी पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली बात भी आपको अभी यहाँ पर पता चल जाए। तो ये होती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल दोनों आपस में कपल बना रहे हैं।
कपलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड ले लेता हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, बोलिए भैया क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड बात। हमारे पास यहां पर बेंजीन है इस तरीके से, यहां पर हम ले लेते हैं OH ग्रुप, यहां पर हमारे पास बेंजीन है इस तरीके से, यहां पर हम ले लेते हैं NH2 ग्रुप, यहां पर हमारे पास NHC डबल बॉन्ड O OR ग्रुप है, और यहां पर हमारे पास, या आप सिर्फ R ले लो, OR लेने से तो अच्छा ही है, OC डबल बॉन्ड OR। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है, और ये आपके पास D है। बताइए क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। बहुत सिंपल है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए किसके प्रति, कपलिंग रिएक्शन के लिए आपको ये चेक करना है, ये अगर सभी बेंजीन है तो बेंजीन पे सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जहां पर सबसे ज्यादा नेचर होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, वो सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्ट भी करेगा। अगर मैं OH और NH2 की बात करता हूं तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लेस होता है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास B और फिर आ जाएगा A। अब इन दोनों को मैंने पीछे क्यों कर दिया, क्योंकि इन दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें तो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन हो रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो जिसकी वजह से इनमें कम होगा इनके मुकाबले। फिर से वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात, फिर C हो जाएगा और फिर लास्ट में D हो जाएगा। ये आपके पास आंसर बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बेंजीन डाइएल्यूमिनियम सॉल्ट से रिलेटेड सारी कहानी खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं एरिल हैलाइड से रिलेटेड, और वही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बातें होंगी।